हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रश्न पत्र का प्रथम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के 2020 के प्रश्न पत्र के साथ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है, अधिगम धारण पुनः स्मरण तथा पहचान प्रक्रियाएं हैं। तो अधिगम धारण और पुनः स्मरण तथा पहचान प्रक्रियाएं क्या हैं? स्मृति के अंतर्गत, तर्क के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत या प्रेरक के अंतर्गत। तो अधिगम धारण का मतलब होता है सीखना, पुनः स्मरण फिर से क्या करना, मतलब याद करना, और पहचान प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? स्मृति के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो वह कैसा प्रेरक कहलाता है? स्मृति कहलाती है या अर्जित प्रेरक, तत्परता, अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो अर्जित प्रेरक कहलाएगा। तीसरा प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है वह कहलाता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? भूल व सुधार का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों में प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है वह सूझ का सिद्धांत कहलाता है। जब बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी सीखता है। यह किस मनोवैज्ञानिक के सीखने के नियम के अंतर्गत आता है? तो किस मनोवैज्ञानिक के सीखने के अंतर्गत आता है? एडवर्ड्स, मरे एवं मॉर्गन या फिर स्टेनेले हॉल, थॉर्नडाइक। तो जब बालक जो होता है सीखने के लिए तत्पर होता है वह जल्दी सीखता है, यह है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। अधिगम वक्र दर्शाती है। तो अधिगम वक्र क्या दर्शाती है? सीखने की मात्रा को, शिक्षण करने की दिशा को, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त समूह को बराबर दो भागों में बांटता है कहलाता है। तो वह कौन सा प्राप्तांक है जो किसी प्रदत्त समूह को दो बराबर भागों में बांटता है? ऑप्शन है माध्य, दूसरा ऑप्शन है बहुलक, तीसरा है माध्यिका और चौथा है समांतर माध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है कहलाता है। तो एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए गत अनुभव को, यानी गत अनुभव को नए ढंग से संगठित किया जाता है, तो क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है, कल्पना, स्मृति, चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्क। प्रश्न संख्या 8 है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 पीएफ सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन है कार्ल जुंग ने, जूलियन रोटर ने, गॉर्डन आलपोर्ट ने, रेमंड बी कैटल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमंड बी कैटल ने 16 पीएफ सिद्धांत को प्रस्तुत किया व्यक्तित्व मापन के लिए। प्रक्षेप परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी देती है? तो प्रक्षेपी परीक्षण जो है निम्न में से किसके बारे में जानकारी देती है? ऑप्शन है रोजगार अधिक्षमता, दूसरा ऑप्शन है पारिवारिक परिस्थितियों, तीसरा है बुद्धि लब्धि, चौथा है अवचेतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रक्षेप परीक्षण है वो अवचेतन क्रियाएं के बारे में जानकारी देता है। प्रश्न संख्या 10 है, व्यक्तित्व परीक्षण के रोरसा इंक ब्लॉक परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो रोरसा स्याही धब्बा जिसे कहते हैं, इसमें जो कार्डों की संख्या होती है यह जो है कुल कितनी होती है? ऑप्शन है 10, 15, 20, 25।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कार्डों की संख्या जो होती है 10 होती है और हरमन रोरसा द्वारा इसे निर्मित किया गया था। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उन्हें क्या कहा जाता है? सीखने का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रायड ने व्यक्तित्व तथा मानसिक प्रक्रियाओं का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। परियोजना विधि किनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो परियोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड जो है किनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है जॉन डीवी, मास्लो, कार्ल जुंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परियोजना यानी प्रोजेक्ट विधि जो है वो किलपैट्रिक द्वारा की गई थी, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अकाल एक कारक बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो एक कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है बिने ने, दूसरा है थॉर्नडाइक ने, तीसरा है फ्रीमैन ने, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कारक सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था अल्फ्रेड बिने ने दिया था और इनका समर्थन किया था टर्मन व स्टर्न ने। ज्ञान को ग्रहण करने एवं अनुप्रयोग करने की क्षमता कहलाती है। तो ज्ञान को ग्रहण करने और अनुप्रयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है, बुद्धि कहलाती है, अधिक्षमता कहलाती है या आवृत्ति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान को ग्रहण करना, उसका उपयोग करना यानी प्रयोग करना बुद्धि कहलाएगी। वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है, तो वह कौन सा परीक्षण है जो व्यक्तित्व का मापन करता है? ऑप्शन है भाटिया बैटरी परीक्षण, दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, तीसरा है क्रूडेट प्राथमिकता प्रपत्र और चौथा है TAT परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का मापन जो है TAT परीक्षण किया जाता है। इसका पूरा नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब अति लघु प्रश्न है। अति लघु का पहला प्रश्न है ब्रिजेज ने किसके अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उत्तर है कैथरीन ब्रिजेज ने संवेगात्मक सिद्धांत के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने दर्शाया कि जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक सभी मुख्य संवेगों का विकास हो जाता है। दूसरा प्रश्न है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था बताइए। तो भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या है? और उत्तर है भाषा विकास की प्रारंभिक प्राक भाषा अवस्थाएं निम्नलिखित है। पहला है रुदन यानी क्रंदन। जन्म के समय शिशु की प्रथम ध्वनि होती है। जब जन्म के बाद जो बच्चा जन्म लेता है तो वो रुदन या क्रंदन करता है। और दूसरा है बबलाना। जब लगभग 4 से 6 माह की अवस्था में बच्चा होता है तो निरर्थक ध्वनियां निकालना शुरू कर देता है। तीसरा है हाव भाव इशारे। शारीरिक संवेगी संकेतों द्वारा विचार व्यक्त करता है। तो जब बच्चा 6 वर्ष की आगे की अवस्था में जाता है तो हाव भाव यानी इशारों से बात करना, विचार करना, व्यक्त करना शुरू कर देता है। जीन पियाजे द्वारा विभाजित उन 2 उपभागों प्रक्रियाओं को बताइए जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। उत्तर है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं हैं। पहला है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या है ये देखते हैं। नवीन ज्ञान को पूर्व निर्मित योजनाओं स्कीमा में समाविष्ट करना। इसका मतलब हुआ आत्मसातीकरण का मतलब होता है अगर हमें कोई नवीन ज्ञान मिलता है तो हम उसको ग्रहण कर लेते हैं लेकिन अपने ज्ञान में जो है परिवर्तन नहीं करते हैं। वही है हमारा आत्मसातीकरण। और दूसरा है समायोजन।
समायोजन का मतलब होता है नवीन अनुभवों के आधार पर हमें कोई नया ज्ञान मिला और पुरानी योजनाओं में परिवर्तन या सुधार कर लेना। परिवर्तन या सुधार कर लेना ही समायोजन है। और आत्मसातीकरण क्या था? हमें नवीन ज्ञान मिला लेकिन हमने अपने पुराने यानी उसमें ज्ञान में परिवर्तन नहीं किया। पुराने से ही अपना काम कर रहे हैं। और समायोजन में क्या होता है? हमें नवीन ज्ञान मिला लेकिन पुरानी योजनाओं में परिवर्तन कर लेते हैं, यही हमारा क्या है? समायोजन है। गिलफोर्ड ने किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यता को विभाजित किया? उत्तर है जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना मॉडल 3D में 3 विमाएं बताई हैं। पहला है विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिया और तीसरा है उत्पादक। प्रश्न संख्या 20 है, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया? उत्तर है कार्ल युंग ने सामाजिक व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी। तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया को लिखिए। तो तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं हैं समस्या की उपस्थिति एवं पहचान, आंकड़ों तथा तथ्यों का संग्रह, संभावित समाधानों उपकल्पनाओं का निर्माण, एक समाधान का चयन एवं निष्कर्ष निकालना तथा उसका परीक्षण। प्रश्न संख्या 22 है, अनुकरण किसे कहते हैं? अनुकरण उत्तर है किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, कार्य, बोली या क्रियाओं को देखकर ठीक उसी प्रकार की क्रिया दोहराना या उसकी नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। यह बालकों में सीखने का प्राथमिक साधन होता है। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक कौन-कौन से होते हैं? तो बालक में ऐसे कौन से जो प्रेरक होते हैं वो जन्मजात यानी जन्म के समय यानी हमेशा पाई जाती हैं। उत्तर है जन्मजात या प्राथमिक प्रेरक। वे हैं जो जैविक शारीरिक आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम तथा मल मूत्र त्याग। प्रश्न संख्या 24, स्मृति के अंतर्गत होने वाली समस्त प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। स्मृति के मुख्य 4 चरण अंग होते हैं। पहला है सीखना, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। क्या होता है सीखना, धारणा, पुनः स्मरण, पहचान? अगला क्वेश्चन है बहुलक किसे कहते हैं? प्राप्तांकों या आंकड़ों के किसी समूह में जिस मूल्य या संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसे ही हम बहुलक कहेंगे। अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया था। अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं? वे प्रेरक जो जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि व्यक्ति अपने वातावरण, समाज, शिक्षण तथा व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा जीवन में अर्जित करता है उसे अर्जित प्रेरक कहते हैं, जैसे रुचि, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, लक्ष्य। प्रश्न संख्या 27 है, बुद्धि लब्धि मापन का सूत्र बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का मानक सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न संख्या 28, बाल विकास की कौन कौन सी मुख्य अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। शैशवावस्था जो होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था होती है और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है और किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रश्न संख्या 29, अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताइए। तो अधिगम को यानी सीखने को क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं उसके कारक बताने हैं। तो पहला कारक है शिक्षार्थी की परिपक्वता एवं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। अगर शिक्षार्थी यानी बालक जो है सीखने वाला है उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास अच्छे से नहीं होगा तो उसका सीखना जो है, अधिगम जो है सीखने को प्रभावित करेगा। दूसरा है अभिप्रेरणा एवं सीखने की इच्छा। अगर बालक में अभिप्रेरणा यानी उसकी सीखने की इच्छा नहीं है तो वो जाहिर सी बात है कि वो सीखने को उसको प्रभावित करेगा, उसका मन नहीं लगेगा सीखने में। शिक्षण विधि
एवं विषय वस्तु की प्रकृति। अगर शिक्षण विधि यानी शिक्षण विधि जो है वो ठीक से नहीं होगी, तो वो भी प्रभावित करेगा। चौथा है वातावरण तथा अधिगम की परिस्थितियाँ। अगर परिवार का वातावरण या स्कूल का वातावरण ठीक नहीं है, तो उसकी जो है परिस्थिति जो है, वो अधिगम को प्रभावित करेगी। अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियाँ बताइए। तो अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियाँ कौन-कौन सी है? प्रशंसा एवं पुरस्कार देना, प्रतियोगिता एवं सहयोग की भावना, सफलता का आभास एवं प्रगति का ज्ञान, रुचि जागृत करना तथा खेल-खेल में शिक्षण। अब आते हैं हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न में। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बाल विकास के क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। अर्थ है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा व्यवहारिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास के मुख्य क्षेत्र: शारीरिक विकास, लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात तथा आंतरिक अंगों का विकास। दूसरा है मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि, चिंतन, तर्क, स्मृति, कल्पना एवं प्रत्यक्षीकरण। तीसरा है संवेगात्मक विकास, भय, क्रोध, प्रेम, हर्ष आदि संवेगों का नियंत्रण व अभिव्यक्ति। चौथा है सामाजिक विकास, सामाजिक समायोजन, नैतिकता, सहयोग व समाज में अनुकूलन। और आखिरी है यानी भाषा विकास, अभिव्यक्ति तथा शब्दों का सही प्रयोग एवं समझ। अधिगम का अर्थ बताइए। अधिगम की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में अनुभव, अभ्यास तथा शिक्षण के परिणाम स्वरूप आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ: पहली विधि है करके सीखना। स्व अनुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। जब बालक खुद से करके सीखेगा, तो वो जो ज्ञान होगा उसका स्थायी हो जाएगा। अनुकरण द्वारा सीखना, दूसरों के आदर्श व्यवहार की नकल करके सीखना। तीसरा है निरीक्षण या अवलोकन विधि, वस्तुओं एवं घटनाओं को देखकर समझना। और चौथा है परीक्षण विधि, प्रयोग तथा त्रुटियों में सुधार करते हुए सीखना। और पांचवा है सामूहिक विधियां, जिसमें समूह चर्चा, प्रोजेक्ट का तथा खेल विधि द्वारा सीखना होता है। पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। सिद्धांत का परिचय: रूसी शरीर शास्त्री इवान पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसकी मूल अवधारणा है, जब किसी प्राकृतिक उद्दीपक जैसे भोजन के साथ एक अस्वाभाविक कृत्रिम उद्दीपक जैसे घंटी की आवाज बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो जीव उस कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी वही स्वाभाविक प्रतिक्रिया जैसे लार टपकना देने लगता है। इसे ही अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। भोजन जो है हमारा प्राकृतिक उद्दीपक हो गया, और जो लार आना है वो स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई। और घंटी जो है कृत्रिम उद्दीपक हो गया, और भोजन, घंटी बजी तो कुत्ते को लगा कि अब भोजन मिलेगा, तो घंटी बजने से कुत्ते के मुंह में लार आ गया। ये जो है हमारा स्वाभाविक प्रक्रिया है। केवल घंटी बजी और लार आ गया, केवल घंटी बजी और कुत्ते को लगा कि घंटी बजेगी तो भोजन जरूर मिलेगा, तो घंटी बजने पे उसके मुंह में जो लार आया वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कक्षा में बच्चों को सीखने सिखाने के संदर्भ में सीखने के नियमों के महत्व पर प्रकाश डालिए। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के मुख्य नियमों तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का कक्षा शिक्षण में अत्यधिक महत्व है। पहला है तत्परता के नियम का महत्व। शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व बालकों में रुचि व उत्सुकता पैदा करनी चाहिए। मानसिक रूप से तैयार बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं। और दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है, सीखने में क्या महत्व है ये बताना। सीखे गए पाठ को दोहराने, अभ्यास व गृह कार्य देने में ज्ञान सुदृढ़
और स्थायी बनता है। तीसरा है प्रभाव यानी संतोष के नियम का महत्व। सफलता व प्रशंसा से बालक को संतोष मिलता है, जिससे वह पुनः सीखने को प्रेरित होता है। अतः बालकों में सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। प्रश्न संख्या 35 है, विस्मरण का क्या अर्थ है तथा इसके प्रमुख कारण बताइए। ये भी क्वेश्चन IM है, यानी इम्पोर्टेंट है। भूतकाल में सीखे गए किसी अनुभव या धारण की गई बात को वर्तमान चेतना में लाने में असफल होना विस्मरण कहलाता है, जिसे भूलना भी कहते हैं। यानी भूतकाल यानी मैंने जब पीछे बीती हुई जो मैंने सीखा है और अभी वर्तमान में मैं उसे याद करने की कोशिश करूं और मुझे याद ना आए यानी मैं भूल जाऊं, वही है विस्मरण। विस्मरण का प्रमुख कारण, पहला कारण है समय का प्रभाव। समय बीतने के साथ साथ स्मृति चिन्ह धुंधले हो जाते हैं। समीक्षा या अभ्यास का अभाव, सीखी गई बात का अगर हम अभ्यास न करें तो वो हम भूल जाएंगे। मानसिक द्वंद्व या चिंता, अगर मानसिक अस्वस्थ यानी अगर हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और चिंतित हैं तो भी हम उस चीज को भूल जाते हैं। और चौथा है दमन, दुखद या कष्टदायक बातों को अनजाने में भूलने का प्रयास करना। बाधा व्यधिकरण, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ टकराना, जिसके कारण हम पुराने ज्ञान को भूल जाते हैं। सीखने के वक्र को रेखांकित कीजिए तथा इसके शैक्षिक महत्व की चर्चा कीजिए। सीखने का वक्र, सीखने की गति, उन्नति या अवनति को जब रेखा चित्र पर अंकित किया जाता है तो बनी हुई रेखा अधिगम वक्र कहलाती है, जैसे सरल रेखी, नतोदर, उन्नतोदर। इसका शैक्षिक महत्व, शिक्षक को बालक की सीखने की वास्तविक प्रगति का स्पष्ट ज्ञान होता है। पठार बनने के कारणों, थकान, अरुचि का पता लगाकर सुधार किया जा सकता है। शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। छात्रों को स्वयं की प्रगति देखकर प्रेरणा मिलती है। प्रश्न संख्या 37 है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया उत्पन्न तीव्र करने की विधियां लिखिए। बालकों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी व तीव्र बनाने के उपाय हैं। पहला है उद्देश्यपूर्ण शिक्षण, शिक्षण सामग्री को छात्र के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहिए। दूसरा है खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा, TLM व सहायक सामग्री का रोचक प्रयोग करना। प्रशंसा व प्रोत्साहन, बच्चों के छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करना तथा पुरस्कार देना। अनुकूल वातावरण, भय मुक्त, बाल केंद्रित एवं सहयोगात्मक कक्षा वातावरण तैयार करना। अगला है व्यक्तित्व विभिन्नता का ध्यान, प्रत्येक बालक की क्षमता अनुसार शिक्षा विधि को चुनना चाहिए। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, इसके शैक्षिक महत्व पर चर्चा कीजिए। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, पहला है सकारात्मक या घनात्मक स्थानांतरण, पूर्व ज्ञान नए सीखने में सहायक होता है, जैसे उदाहरण है साइकिल चलाने में मोटरसाइकिल सीखना। और दूसरा है नकारात्मक, जिसे ऋणात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में रुकावट डालता है, उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगला है शून्य स्थानांतरण, जब पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान पर कोई प्रभाव न पड़े, वो शून्य स्थानांतरण है। क्षैतिज व द्विपार्श्विक स्थानांतरण, इसका शैक्षिक महत्व है शिक्षकों को विषयों का अंतर संबंध स्थापित करके पढ़ाना, ताकि छात्र गणित, विज्ञान या भाषा के ज्ञान का प्रयोग करके दैनिक जीवन की समस्याओं में कर सके। व्यक्तित्व को परिभाषित करें तो एवं व्यक्तित्व का वर्गीकरण कीजिए। व्यक्तित्व की परिभाषा है आलपोर्ट के अनुसार, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक तंत्रों का वह गतिशात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, युंग के अनुसार सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं और उभयमुखी होते हैं। और क्रेचमर एवं सेडलन के अनुसार शारीरिक संगठन पिकनिक, गोलाकार, एस्थेनिक, क्रिस्काय और एथलेटिक आयताकार। और स्पेंगर के अनुसार मूल्यों के आधार पर जो व्यक्तित्व होता है सैद्धांतिक होता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं कलात्मक।
प्रश्न पत्र 2020 का आखिरी क्वेश्चन है, सांख्यिकी का क्या अर्थ है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या करता है। शिक्षा में सांख्यिकी का महत्व, छात्रों के प्राप्तांकों तथा परीक्षा परिणामों का निष्पक्ष एवं सटीक मूल्यांकन करने में। दूसरा है माध्य, माध्यिका व बहुलक द्वारा शैक्षिक आंकड़ों का सरलीकरण करने में। तीसरा है विभिन्न कक्षाओं, वर्गों या विद्यालयों के प्रदर्शन की तुलना करने में। चौथा है शैक्षिक अनुसंधानों, योजनाओं तथा नीतियों के निर्धारण में अत्यंत सहायक है। तो इस वीडियो को यही करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग 2019 के प्रश्न पत्र के साथ